नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आजकल कुछ तगड़ा चल रहा है जापान और चीन के बीच में। जापान और चीन भिड़े पड़े हैं इस हद तक कि चीन से जापान जाने वाले 5 लाख यात्रियों ने अपने फ्लाइट टिकट कैंसिल करा दिए हैं। आपको कुछ पुराना सा याद आने लगेगा, शायद वैसा ही जब भारत से मालदीव जाने के टिकट्स कैंसिल हुए थे। अब जापान और चीन ऐसा क्यों भिड़ गए हैं कि एक साथ 5 लाख टिकट कैंसिल कराने की नौबत आ गई और जापान के प्रधानमंत्री ने जो जापानी चाइना आए हुए हैं उनको ये हिदायत दे दी कि आप लोग संभल कर जाइएगा, रिस्की हो गया है चीन जाना। एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत का भाव अचानक क्यों पनपा? साथ ही साथ जापान ने यह तक क्यों कह दिया कि अब लगता है हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। दुनिया में जहां एक और पूर्वोत्तर की तरफ और विशेष रूप से कहा जाए तो ईस्ट एशिया की तरफ जहां शांति थोड़ी दिख रही थी, अचानक वहां पर वार्निंग गेम कैसे शुरू हो गया? आज के सेशन में उसी का जिक्र है, क्योंकि जापान ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया, चाइना ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया, साथ ही साथ चाइना के एयरलाइंस ने जापान ट्रिप पर जा रहे लोगों की टिकट्स कैंसिल करवा दी। 31 दिसंबर तक की जितनी भी टिकट्स हैं, उन्हें कैंसल मार दो, हम सारा रिफंड वापस दे देंगे। सोचने की देखने की बात यह है कि राष्ट्रभक्ति चाइनीज लोगों में इस हद तक है, 5 लाख लोग रिफंड लेकर के वापस अपना टिकट कैंसिल कर दिए हैं। चाइना ने इतना ही नहीं अपितु जापान के एक आइलैंड पर अपनी फोर्सेस तक भेज दी हैं। उसका नाम सेनकाकू आइलैंड है। अब कहानी क्या है थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। देखिए, चाइना को जापान ने कभी बहुत कूटा था। एक जमाना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जब जापान का एकदम उधम हाइप पर था। उस समय कोरियन पेनिनसुला हो, चाइना हो, इन सब पर जापान का कब्जा हुआ करता था। चाइनीज लोगों में जापान से बहुत ज्यादा नफरत की फीलिंग है। मतलब चाइना के लोग जापान से एक्सट्रीम हेट किया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब जापान हार गया, जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा, जापान की फोर्सेस पीछे हटी, तो चाइनीज लोगों ने इसे ही अपनी जीत के रूप में सेलिब्रेट भी किया। कुछ दिन पहले आपने वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी देखी होंगी, जिसमें पुतिन वगैरह सब पहुंचे थे। अब ये जो जापान के प्रति नफरत थी चाइना के लोगों में, इस समय के साथ बढ़ती चली गई। जैसे वही हाल था, जैसे भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सामान्य हो गए, जर्मनी के और फ्रांस के रिश्ते सामान्य हो गए, दुनिया में एक समय के बाद में वो जो जख्म है वो भरते चले गए। अब जख्म तो भरते चले गए, लेकिन चाइना और जापान के बीच में कुछ ऐसी चीजें अभी भी जिंदा रह गई जो पुराने घाव को हरा कर देती हैं। उनमें से ही एक घटना घटी ताजा ताजा। क्या घटना घटी? हुआ ये कि जापान के प्रधानमंत्री ने, जो कि ताजा ताजा अभी फीमेल प्रधानमंत्री बनी है पहली बार, उन्होंने ताइवान पर एक बयान दे दिया। ताइवान का मामला तो पुराना मामला है, आप और हम सब जानते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी अपने आप को चाइना कहते हैं, ये भी अपने आप को चाइना कहते हैं। चाइना ताइवान को अपना मानता है और कहता है दुनिया में चाइना केवल एक ही हो सकता है, दैट इज पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अर्थात ये दोनों हिस्से एक ही हैं। जापान ने हाल ही में यह कह दिया कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करता है, तो हम इसकी हिफाजत करने जाएंगे। यह बात जैसे ही चाइना ने बोली, इसके बाद में भाई साहब भयंकर गुस्सा हो गया चाइना। तुम कौन होते हो जो हिफाजत करने जाओगे ताइवान की? तुम ताइवान को मान्यता नहीं देते, ताइवान हमारा हिस्सा है, और तुम बोल रहे हो कि मैं यहां पर हिफाजत करने आऊंगा। कहां से आओगे? यहां से आएंगे। देखो, चाइना, जापान और ताइवान, अगर आप देखें, पैसिफिक ओशियन से किनारा साझा करने वाले देश हैं। यहां पर जापान दिख रहा है, तो ये आपको पूरी तरह से ताइवान के उत्तर में दिखाई पड़ता है। बोले हम ताइवान की रक्षा करने जाएंगे। ताइवान का मसला क्या है मैं आपको पहले ही बता दूं। चाइना ताइवान को अपना मानता भी है और उसकी घेराबंदी पूरे टाइम ऐसे करता है कि ताइवान की मदद करने दुनिया का कोई भी देश ना आ सके। अमेरिका ने ताइवान की मदद के लिए खूब प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता यूएन में नहीं है। ताइवान अपना नाम पब्लिकली ताइवान बताता है, लेकिन यूएन में अपने आप को आरओसी के नाम से रिकॉग्नाइज कराता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। वहीं चाइना अपने आप को पीआरसी के नाम से रिकॉग्नाइज कराता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो आरओसी को कहता है कि आप चाइना वर्ड यूज नहीं कर सकते, चाइना केवल एक ही हो सकता है, और इसे की वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। और वन चाइना पॉलिसी में वो ताइवान को भी अपना ही बताता है। भारत भी वन चाइना पॉलिसी मानता है, अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी मानता है कि चाइना एक ही है। लेकिन ताइवान के साथ हम भी अलग से संबंध रखते हैं, दुनिया के कई देश अलग से ताइवान के साथ संबंध रखते हैं। ताइवान पूरे टाइम इस डर में रहता है कि चाइना उस पर एक दिन हमला जरूर करेगा, और यही कारण है कि ताइवान में लोगों को बकायदा हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बकायदा किट्स बांटी जा रही हैं कि आप पर हमला होगा तो क्या करना है, कैसे रहना है।
पूरे डिफेंस की ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं। चाइना से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर जो ताइवान है, उस पर 2.5 करोड़ की आबादी रहती है और बढ़िया पाकिस्तान से भी ज़्यादा इसकी जीडीपी है। यहाँ पर बढ़िया सेमीकंडक्टर का व्यवसाय है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर टेक्नोलॉजी के लिए काम करते हैं। इसी के ऊपर बयान देते हुए जो जापान की प्रधानमंत्री हैं, जो पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, पीएम तकाइची, उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अगर ताइवान के अंदर कुछ भी होता है, तो जापान उसको बचाने जाएगा। ये बयान इन्होंने 7 नवंबर को दिया कि अगर चीन ने हमला किया। अब साने तकाइची का ये जो बयान था, इससे ताइवान को तो खुशी मिली, लेकिन चीन को बहुत बुरा लगा। चीन ने तत्काल प्रभाव से जापान के प्रधानमंत्री से कहा कि अपने बयान को आप वापस लो। ताइवान पर दिए अपने बयान को वापस लो, इसके लिए फॉरेन स्पोक पर्सन निकल करके आए जापान चाइना से और उन्होंने कहा कि अगर जापान ऐसा कुछ करने की सोचता भी है, इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ इन्वेजन, इसे आक्रमण की नीति माना जाएगा और इसको बहुत बुरी तरह चाइना से फाइट बैक मिलेगी, इसे तगड़ा प्रतिकार मिलेगा, चाइना ने धमका दिया। चाइना ने पूरी तरह से जापान को ना केवल धमकाया बल्कि दुनिया को बताया कि चाइना केवल एक ही है, वन चाइना पॉलिसी है। माना कि जापान और चाइना धीरे-धीरे रिश्ते सामान्य होते जा रहे हों, लेकिन फिर भी हम इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। चाइना के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हैं और खर्च करते हैं घूमने पर। इस समय पर जापान में जो सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट घूमने आता है, वो चाइना से आता है। प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख टूरिस्ट चाइना से घूमने जापान आता है। तो इतना बड़ा टूरिज्म अगर हो रहा हो और इस टूरिज्म को सीधा असर केवल एक मैसेज से 5 लाख यात्रियों का टिकट कैंसिलेशन हो जाए, तो ये बड़ा नंबर कंसीडर होता है। यही हुआ। जापान के प्रधानमंत्री का बयान आना और उसके बाद चाइना की प्रतिक्रिया आना। क्या अमेरिका इस मामले पर कुछ करेगा? देखिए, अमेरिका की बात तो सिंपल है कि वो जापान की रक्षा का अधिकार रखता है। उसने दोनों से एग्रीमेंट कर रखा है कि जापान पर अगर कुछ भी हुआ, तो उसे रोकने के लिए अमेरिका खुद चला आएगा। लेकिन साहब, इसमें एक मसला है और वो मसला क्या है? अब मैं वो बताता हूँ। असल में साने तकाइची का जो ये बयान था ना, इसमें एक और बवाल छिपा था और वो बवाल ये था कि जापान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम ही गिराए थे। उसके बाद जापानियों ने अपने डिफेंस पर पैसा भी लगभग खर्च करना बंद कर दिया था। अब सुरक्षा के नाम पर थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी डिफेंस डेवलप की है, लेकिन इतना तगड़ा टेक्नोलॉजी से ओत-प्रोत रहने वाला जापान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा उसने 3 शर्तें ज़रूर बना ली कि जापान न्यूक्लियर वेपन भी नहीं रखेगा और न्यूक्लियर वेपन के लिए 3 कंडीशन खुद के साथ लागू रखेगा। पहली कंडीशन ये रखेगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन को पजेस नहीं करेगा, मतलब अपने पास नहीं रखेगा। दूसरा, उसका उत्पादन नहीं करेगा और तीसरा, किसी दूसरे देश को उसके यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब लाने की भी अनुमति नहीं देगा। इसका क्या मतलब है? देखो, यूएस और जापान के बीच में एक टाई अप है कि जापान को अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो अमेरिका उसे बचाने आएगा। लेकिन जापान ने कहा, देखो सर, हम न्यूक्लियर बॉम्ब से बर्बाद हो लिए, कृपया करके किसी और को बर्बाद मत करना, हमारी हिफाजत के लिए कभी न्यूक्लियर बॉम्ब मत लेकर आना। साने तकाइची ने हाल ही में कहा कि वो अपनी ये जो नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल्स की जो तीनों थ्योरीज हैं, उनमें से एक थ्योरी को बदलने पर विचार कर रही हैं। फिर से सुनिएगा, जापान की 3 थ्योरी हैं, ना तो वो बनाएंगे, ना वो पास में रखेंगे और ना ही किसी को उनके देश में न्यूक्लियर बॉम्ब लाने देंगे। कौन ला सकता है? अमेरिका। इसके लिए इन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगाई हुई है। साने तकाइची ने हाल ही में कहा कि उनकी जो 3 शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त को, आखिरी वाली को, कि वो किसी को आने से रोकते हैं, उसको बदलने जा रही हैं। अर्थात अगर कल को अमेरिका हमारी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे देश में लाना चाहता है कि तुम्हारी रक्षा में न्यूक्लियर बॉम्ब रखूंगा, किसी ने तुम पर चलाया तो उसको मार दूंगा, बोले हम उसमें परिवर्तन की सोच सकते हैं। इससे जा भाई साहब चीन और ज्यादा खफा हो गया। बोले भाई साहब, अगर आप लोग ऐसा कर दिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, ये तो एक सीरियस कंसर्न है, मिलिट्री और सिक्योरिटी मूव दर्शाता है। जापान अगर ऐसा करेगा तो ये पूरी तरह से एक पॉलिसी शिफ्ट दर्शाएगा। कुल मिलाकर के ताइवान को बचाने की नीति अमेरिका की है। ताइवान के बारे में बुलवाना अमेरिका चाहता है, लेकिन जापान को उकसाया गया है कि तुम बोलो ताकि अमेरिका चाइना को दबा सके। बस इसी के लिए ताइवान के लिए जापान को खड़ा किया गया है। जापान ने अपने पक्ष में बयान दे दिए हैं। चाइना को जब इस तरह से धमकाया जाना शुरू हुआ, सॉरी, जापान को जब इस तरह से धमकाना शुरू हुआ, तो चाइना ने अपनी तरफ से जापान जाने वाले लोगों को कैंसिल करवा दिया कि तुम लोग घूमने मत जाओ। 5 लाख चाइना से जाने वाले जापान में ट्रैवलर्स ने अपने टिकट रद्द कराए। ये एक बड़ी खबर बनकर आई जो हमने शुरू में भी आपको बताई। चाइना इस बात से खफा होते हुए कि जापान ऐसा कैसे बोल सकता है, ना केवल अपने टूरिस्ट को जाने से रोका,
बल्कि अपने कोस्ट गार्ड को भी सेनकाकू आइलैंड भेज दिया। ये सेनकाकू आइलैंड है जो बिल्कुल ताइवान के उत्तर में है। इसको जापान क्लेम करता है। चाइना ने जाकर यहां पर चक्कर काटने शुरू कर दिए कि यहां पर गलती से भी जापानी फोर्सेस ना दिख जाएं। हालांकि जापान इसे अपना ही मानता है और चाइना ने इस पर अपने वेसल्स घुमा-घुमा कर इस पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। यह है सेनकाकू आइलैंड। यानी दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि जापान को ताइवान की सुरक्षा का जो काम मिला था, उसने उसी को ही चिंता दे दी। चाइना सेनकाकू पर चक्कर काटना शुरू कर दिया है। चीन और जापान के बीच में सेनकाकू आइलैंड को लेकर पहले से ही विवाद है और ऐसे में चीन के जो फोर्सेस हैं जो इसके चारों तरफ मंडराने लगी, इससे जापानियों को और दिक्कत होने लग गई। परिणाम क्या निकला? चाइना ने जापान को और पनिशमेंट दिए, साथ में इनकी फिल्म की रिलीज को रोक लगा दी। लोगों ने इस बात पर खूब प्रतिक्रिया दी कि देखिए सब जापान के अंदर सैन्यवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर खूब तकरार चल रही है। मैं इनको पढ़ के नहीं सुनाना चाहता। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में तगड़ी तकरार इस समय चल रही है। मीम्स के बाजार गर्म चल रहे हैं। शी जिनपिंग को जहाज़ों के नीचे कुचलते हुए दिखाया जा रहा है। लोग आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि चाइना, जापान के बीच में ताइवान को छिटी हुई इस जो वाक युद्ध है, इसमें मामला इतना बिगड़ गया है कि कहीं सेनकाकू आइलैंड के नाम पर ताइवान से पहले ही चीन और जापान भिड़ ना जाएं। जापान ने अपनी तरफ से कहा है कि ये अपनी किसी भी बात को चेंज नहीं करेगा, चाहे चाइना हमसे जितनी भी माफी मंगवा ले। जापान ने अपने स्टैंड को चेंज करने से इनकार कर दिया है और साथ में अपनी तरफ से मतलब गंदे इशारे उनको किए जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे साहब। ताइवान के मुद्दे पर जापान बेवजह दखल दे रहा है, चीन भले ही बोलता हो, लेकिन अमेरिका की शह से जापान ने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में ट्रंप क्लेम करते हैं कि जापान डज नॉट हैव टू हेल्प इफ यूएस इज अटैक्ड। मतलब जापान को लेकर के सब लोग कन्विंस्ड हैं। ट्रंप क्रिटिसाइज करते हैं सिक्योरिटी ट्रीटी को, क्योंकि हमेशा उनका मानना है कि भाई जापान के पास में कोई भी सुरक्षा के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें पैसे लेने चाहिए। ये पुराना इनका मसला है। लेकिन सबका मानना यह है कि जापान में चूंकि अमेरिकी फोर्सेस बहुत बड़ी मात्रा में रहती हैं, अगर गल को कुछ भी होता है जापान के साथ तो अमेरिका उसे बचाने जरूर आएगा। खैर, इतना ज्यादा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। शी जिनपिंग की नाराजगी जायज है। उन्हें लगता है कि भाई आने वाले समय में जापान भी अगर खिलाफ हो गया तो अमेरिका के साथ जापान क्वाड संबंधी देशों में बहुत बड़ा देश बन जाएगा। आप क्वाड के 4 देशों में जानते हो तो अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। इंडिया को छोड़कर बाकी 3 तो सदस्य अमेरिका के खिलाफ हैं ही, ओपनली पता चल रहा है। ऐसे में हमें इंडिया का साथ क्या असर हो सकता है अगर हम वो बताएं, तो अगर इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से रार फैलती है तो दोनों के साथ हमारा व्यापार है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कोई ना कोई टेंशन आ सकती है। बॉर्डर टेंशन्स बढ़ सकती हैं क्योंकि हमारा चाइना के प्रति जो नकारात्मक रवैया है, उतना ही जापान के प्रति सकारात्मक रवैया है। और इंडियन ओशियन के अंदर चाइना अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए भारत को काउंटर करने के तमाम प्रयास कर सकता है। कुल जमा अर्थ यही है कि ये स्थितियां अगर बनती हैं तो भारत और चीन और जापान तीनों के लिए ही अच्छी नहीं है। चीन और जापान शांति कराने के लिए हो सकता है कि ट्रंप फिर से बाहर निकल कर आए, फिर गिनाएं कि देखो मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी किताबें उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और फ्लिपकार्ट पर, आप वहां से उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे कंटेंट को, साथ ही साथ हमारी क्लासेस को आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।